गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अमित राणा आप सभी का स्टडी पॉइंट विद अमित में स्वागत करता हूं। और आज बात करेंगे हम डीएलएड थर्ड सेम की, क्योंकि आपका कल एग्जाम है तो इसके लिए मैंने कुछ स्पेशल नोट्स तैयार करके आपको प्रोवाइड कराने का प्रयास किया है। एजुकेशन फर्स्ट शैक्षिक मूल्यांकन और मापन जो है जिसमें है वो हमारा सब्जेक्ट है आज। ठीक है, इसमें देखिए सबसे पहले शैक्षिक मापन। शैक्षिक मापन को समझने से पहले हम क्या करेंगे, मापन और मूल्यांकन को समझेंगे। ठीक है, क्या होता है मापन? जो होता है, देखिए मापन होता है किसी भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति के जो अंकात्मक परिणाम होते हैं या उनका माप होता है। ठीक है, मापन का मतलब होता है किसी वस्तु का माप करना। ठीक है, माप लेना। मापना तो जानते हैं आप कि अगर ये हमें नापना है कि हमारा बोर्ड है तो ये कितने मीटर लंबा है, कितने फीट चौड़ाई है, कितने फीट ऊंचाई है इसकी। ठीक है, इस तरह से नापना मतलब किसी भी व्यक्ति या वस्तु या पदार्थ के गुणों को अंकों का रूप देना। ठीक है, वो क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। अच्छा, मूल्यांकन क्या होता है? मूल्यांकन किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के प्रत्येक क्षेत्र का, ठीक है, जो उसमें विकास होते हैं, उसके गुणों में विकास होते हैं, मूल्यों में विकास होते हैं, उसको क्या कहते हैं? मूल्यांकन कहते हैं। ठीक है, चलिए समझिए अब क्या होता है आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए, शैक्षिक मापन किसी भी अवलोकन परिणामात्मक रूप में व्यक्त करना ही शैक्षिक मापन कहलाता है। मतलब क्या? किसी भी अवलोकन मतलब जो हम ऑब्जर्व करते हैं, जो चीजें हम देखते हैं, ठीक है, जिसको हम नाप सकते हैं, माप सकते हैं, ठीक है, तो उसके परिणामात्मक मतलब जो अंकों में प्रदर्शित की जाए, ठीक है, रूप में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? शैक्षिक मापन। या हम दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, किसी भौतिक पदार्थ या वस्तु के गुण एवं विशेषताओं के परिणाम को अंकात्मक, देखिए, ठीक है, अंकात्मक रूप देने की क्रिया को मापन की क्रिया कहते हैं। ठीक है, मतलब किसी वस्तु या किसी पदार्थ के गुण या उसकी विशेषताएं के परिणाम को अंकात्मक, अंकों में प्रदर्शित करना या रूप देना क्या कहलाता है? शैक्षिक मापन कहलाता है। ठीक है, समझ रहे होंगे आप। अब जैसे समझिए, हमने क्या किया, आपका कोई टेस्ट लिया, ठीक है, टेस्ट लेने के बाद आपका मूल्यांकन किया। मूल्यांकन होता है आपका ग्रेडिंग में या अंकों में, ठीक। लेकिन हमारे मापन में क्या होता है? मापन में हमें किसी बालक के उसको देखना है, विकास को, ठीक है, तो कितने मीटर कितने फीट उसकी हाइट हो गई है, ठीक है, क्या उसके गुण हो गए हैं, ये सब हम किस में रखेंगे? मापन में। फिर है इसकी परिभाषा, देखिए हेल्मस्टेडर के अनुसार क्या है? मापन को किसी व्यक्ति या पदार्थ में निहित विशेषताओं के संख्यात्मक वर्णन को की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है। मतलब मापन को किसी व्यक्ति या पदार्थ में उसकी जो विशेषताएं होंगी या गुण होंगे उनको संख्यात्मक रूप से प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। ठीक है, ये होगी परिभाषा। अब देखिए इसकी विशेषताएं। मापन का जो क्षेत्र होता है वो अत्यंत व्यापक होता है। अत्यंत व्यापक मतलब बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता, ठीक है, कम होता है, ठीक है, और मूल्यांकन का जो होता है वो बहुत व्यापक होता है। ठीक, अब देखिए क्या होता है सेकंड विशेषता, ये सरल व मितव्ययी होती है। मतलब जो इसका मापन किसी वस्तु या किसी पदार्थ या किसी व्यक्ति का जो मापन करेंगे तो वो क्या होगा? सरल भी होता है और मितव्ययी भी होता है। फिर मापन के निष्कर्ष विश्वसनीय और वस्तुनिष्ठ होते हैं। ठीक है, क्या होता है? मापन के निष्कर्ष विश्वसनीय और वस्तुनिष्ठ होते हैं। क्या होता है? मापन के जो निष्कर्ष निकलेंगे वो कैसे होंगे? विश्वसनीय और वस्तुनिष्ठ। मतलब जो मापन के बाद हमारे पास मूल्यांकन मतलब जो रिजल्ट आएगा, जो परिणाम आएगा, ठीक है, परिणामात्मक जो परिणाम आएगा वो क्या होगा? विश्वसनीय भी होगा और वस्तुनिष्ठ भी होगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम मूल्यांकन की। ठीक, चलिए देखिए अब बात करते हैं मूल्यांकन की। ठीक है, मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन एक व्यापक एवं उद्देश्य केंद्रित प्रक्रिया है। मतलब मैंने आपको बताया था जो मापन है उसका जो क्षेत्र है वो कम व्यापक होता है, ठीक है, और हमारे मूल्यांकन का जो है क्षेत्र वो अति व्यापक होता है और उद्देश्य केंद्रित प्रक्रिया है। मतलब जो हमारे उद्देश्य निर्धारित होते हैं, जो भी कोई काम हम करते हैं शिक्षण या शैक्षिक प्रक्रिया में हम शैक्षिक काम करते हैं, पढ़ाते हैं, शिक्षण कार्य करते हैं, वो क्या होता है? पहले से उद्देश्य निर्धारित होते हैं। तो हम क्या करते हैं?
हम जैसे कक्षा में शिक्षण कार्य करने जा रहे हैं तो उससे पहले हमारे उद्देश्य निर्धारित हो जाते हैं जब हम लेसन प्लान बनाते हैं कि आज हमें बालकों को या छात्रों को ये टॉपिक पढ़ाना है, ये विषय वस्तु पढ़ानी है और हमें इसको सिखाना है। ठीक है, तो जो मूल्यांकन होगा वो व्यापक और उद्देश्य केंद्रित होता है। उद्देश्य केंद्रित मतलब जो हमारे उद्देश्य होंगे हमने बना रखे हैं, तो बच्चों का जब हम टीचिंग के बाद मूल्यांकन करते हैं, ठीक है, जब हम टीचिंग करते हैं तो बोधात्मक प्रश्न पूछते हैं, तो बोधात्मक प्रश्न ही क्या होता है, बालकों का मूल्यांकन होता है। ठीक है, बोधात्मक प्रश्न से हम ये पता चल जाता है हमें कि हमने जो शैक्षिक प्रक्रिया में शैक्षिक कार्य किया है या विषय वस्तु को पढ़ाया है तो वो कितना बच्चों को समझ आया है या बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन आया है, या हम कितने उद्देश्य को हमने प्राप्त कर लिया, किस लेवल तक हम पहुंच गए। ठीक है, फिर आगे क्या है, इस प्रक्रिया के आधार पर व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। मतलब हम पूरे व्यक्ति की, जो हमारा छात्र होता है वो मूल्यांकन के द्वारा हम उसके अच्छाई बुराई, ठीक है, उसके गुण दोष मूल्य या उसमें कितने परिवर्तन हुए हैं, कितना विकास हो रहा है, कितना डेवलप हो रहा है, ये हम पूरी जानकारी किसके द्वारा कर सकते हैं, मूल्यांकन के द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं परिभाषाएं। परिभाषाएं देखिए, जेम्स एम ली के अनुसार मूल्यांकन विद्यालय कक्षा तथा स्वयं के द्वारा निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के संबंध में छात्रों की प्रगति की जांच है और सीखने की प्रक्रिया को अग्रसर व निर्देशित करना है। इस प्रकार मूल्यांकन एक नकारात्मक प्रक्रिया न होकर सकारात्मक प्रक्रिया है। मतलब कहने का चाह रहे हैं, मूल्यांकन विद्यालय कक्षा और स्वयं के द्वारा निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति करना है। मतलब क्या है कि विद्यालय या हमारा पाठ्यक्रम जो कक्षा में पहले से हम उद्देश्य निर्धारित करके जाते हैं उनको हम कितना प्राप्त कर लेते हैं उसके बारे में। ठीक है, फिर है आगे, और सीखने की प्रक्रिया को अग्रसर व निर्देशित करता है। देखिए, जब हम मूल्यांकन करते हैं तो बालक जब हमें रिप्लाई देता है तो उसमें कहीं ना कहीं रुचि उत्पन्न होती है, एक्साइटमेंट आती है और मोटिवेशन लेवल बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि जब क्वेश्चनों के आंसर देगा तो उसमें कहीं ना कहीं मोटिवेशन जो है उसका बढ़ता चला जाता है। तो क्या करते हैं, उसकी जो सीखने की प्रक्रिया होगी वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगी कि मुझे और अच्छा करना है, आज मैंने इतने क्वेश्चन के जवाब दिए थे, कल मैं और अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, फिर क्या होता है, इस प्रकार मूल्यांकन एक नकारात्मक प्रक्रिया नहीं होकर सकारात्मक प्रक्रिया होती है। मतलब क्या, मूल्यांकन जो होता है एक सकारात्मक प्रक्रिया है। कैसे? जब हम बच्चों से क्वेश्चन आंसर पूछते हैं पढ़ाने के बाद, जब उनका मूल्यांकन करते हैं तो जो बच्चे अच्छा बता देते हैं तो उनमें तो मोटिवेशन लेवल बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन जो नहीं बता पाते तो हम उनको मोटिवेट करते हैं कि आज आपने ठीक से नहीं किया, अगली बार आप अच्छे से करिएगा, या हम दूसरे तरीके से उनको समझाकर उनमें भी मूल्यांकन उनका भी अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, वो भी उद्देश्य की प्राप्ति कर सकते हैं। जैसे एक बार हमने शैक्षिक कार्य कर दिया, कुछ बच्चों को समझ में आया, कुछ को नहीं आया, तो क्या करते हैं, हम दोबारा से उसी चीज को दूसरे तरीके से या एग्जाम्पल के तरीके से या दूसरी विधि के अनुसार हम उसको पढ़ाया सिखाया समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए उद्देश्य। उद्देश्य क्या होता है, छात्रों का वर्गीकरण। मतलब जब हम मूल्यांकन करते हैं तो मूल्यांकन के माध्यम से हम छात्रों का वर्गीकरण कर देते हैं। कैसे? हमें पता चल जाता है कि कौन सा छात्र साइंस में अच्छा है, कौन सा छात्र आर्ट में अच्छा है। ठीक है, कौन सा छात्र की पेंटिंग अच्छी है, कौन सा ज्यादा एक्टिव है, क्रियाशील है। ठीक है, कौन प्रोजेक्ट अच्छा बना रहा है, कौन स्पीकर अच्छा है, ठीक है, कौन स्पीच अच्छी कर सकता है, कौन सिंगिंग कर सकता है। तो मूल्यांकन के माध्यम से बालक में वर्गीकरण पता चल जाता है। वर्ग कैसे बांटते हैं, जैसे क्लास ए हो गई, क्लास बी हो गई, क्लास सी हो गई, तो वर्गों में तो बटे हुए होते हैं, साइंस वाले अलग होते हैं, आर्ट वाले अलग होते हैं, तो ये सब क्या होते हैं, वर्ग। तो हम मूल्यांकन के माध्यम से बालक की प्रकृति जानकर उनको वर्गीकृत कर देते हैं। फिर क्या होता है, पाठ्यक्रम में उचित संशोधन किया जा सकता है। देखिए, जब हम मूल्यांकन करते हैं तो पाठ्यक्रम पहले से निर्धारित होता है, उद्देश्य भी पहले से निर्धारित होते हैं, लेकिन क्या अगर बालक को कोई पाठ्यक्रम नहीं समझ में आ रहा या वो उसको नहीं अपने आप में अवशोषित कर पा रहा है, अवलोकन कर पा रहा, नहीं सीख पा रहा, तो उसके लिए क्या करेंगे, पाठ्यक्रम में परिवर्तन करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जैसे बच्चों की नीड होगी, छात्र की अतिरिक्त शिक्षा है हमारी, तो जैसे छात्रों की नीड होगी उसी हिसाब से पाठ्यक्रम तैयार करते हैं। फिर क्या है, शिक्षकों की कुशलता एवं सफलता का क्या होता है, मूल्यांकन होता है। कौन शिक्षक कितना अच्छा पढ़ाता है, ठीक है, कितना अच्छे तरीके से अपनी बातों को समझा सिखा पाता है, कितना प्रभावित उसका शैक्षिक कार्य होता है, ये सब क्या आता है, किसमें आएगा, शिक्षक की कुशलता एवं सफलता में, कि उसने जो उद्देश्य बनाए थे उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कितना अच्छे तरीके से समझाया सिखाया है, ये सब क्या होता है, शिक्षकों का भी मूल्यांकन हो जाता है। उसके बाद क्या आता है, शिक्षण विधियों की उपयुक्तता की जांच। मतलब जब
शिक्षक शैक्षिक कार्य कर रहा होता है, क्लास में पढ़ा रहा होता है, तो क्या होता है वो अपनी अपनी विधियों से, जो शिक्षण विधियां हैं हमारी, उनका प्रयोग करता है। अब कभी कभी बच्चों को वो चीज समझ में नहीं आती, तो क्या करता है वो अपनी जो शिक्षण विधियां होंगी वो परिवर्तन कर देगा, ठीक है, या चेंज कर देगा, दूसरी कोई बना देगा, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा मूल्यांकन और मापन। इसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करूंगा जल्दी, और आपके एग्जाम से पहले ही प्रयास करूंगा सब कुछ कवर अप कराने का। और लास्ट में मैं कहूंगा चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा, ठीक है। थैंक यू।